वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे कि पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस 2025 की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही है, आप यह मॉडल पेपर देख करके अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपको एक प्रकार से बहुत ही बेटर फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, गुरुजी ने जो बताया था वही पेपर में आया। यानी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप ये भी देख करके चले जाएंगे तो आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा करके आ जाएंगे। ठीक है, और एक आध दो मॉडल पेपर अगर मैंने और दे दिया और आप लोगों ने उसको भी देख लिया, महासंग्राम रिवीजन क्लास देख ली, तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पिछले 6-7 वर्षों से मैं आपको बीए के क्षेत्र से बीए के क्षेत्र में जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब ईयरली एग्जामिनेशन होता तब से लेकर के 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 2017 से मैं आपको एक प्रकार से पढ़ा रहा हूँ बीए को। 100 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा शास्त्र के बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की जो वैचारिक रूपरेखा है, शिक्षा की जो संकल्पनात्मक रूपरेखा है या शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो अवधारणात्मक परिचय है उसके बारे में आपको जानना होता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को एक प्रकार से हल करते हुए और बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा, बारीकी के साथ। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अगर अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा लगभग 70% के आसपास बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, पहला क्वेश्चन आ चुका महोदय। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं होती है। भावी माने होता है भविष्य के जीवन की। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि शिक्षा भविष्य की तैयारी होती है, भावी जीवन के लिए तैयारी होती है। लेकिन किस विद्वान ने कहा कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं, यानी तैयारी तो होती ही है, केवल तैयारी मात्र नहीं है, वरन या बल्कि जीवन यापन की प्रक्रिया होती है। यानी कि जीवन जीने की एक शैली प्रदान करती है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया होती है। कौन? शिक्षा। तो शिक्षा ना केवल भावी जीवन की तैयारी मात्र होती है, बल्कि जीवन यापन की एक प्रक्रिया भी होती है, जीवन जीने की एक प्रोसेस भी होती है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा आपका जीवन जो होता है वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपका जीवन जो होगा बड़ा ही बेटर बीतेगा, और आप अगर अशिक्षित हो जाते हैं तो आपका जीवन जो होता है आप देखते हैं कई प्रकार से बीतता है। ठीक है, और अशिक्षित व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि शिक्षित व्यक्ति उसी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से करते हैं और अशिक्षित व्यक्ति उसी चीज़ को अपने हिसाब से करते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा इस बात को कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं वरन जीवन यापन की एक प्रक्रिया होती है? बिल्कुल, जॉन डीबी नाम के एक विद्वान हैं, जॉन ड्यूबी या जॉन डीबी। ये शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े फेमस शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीबी। ये बात आप ध्यान रखें, इन्होंने ये बात कही। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इनमें से? आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास, या मानव संसाधन विकास, ठीक है, या फिर राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो शिक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो काम है इनमें से वो होता है मानव संसाधन विकास। इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं महोदय, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो है मैं लगातार चर्चा करता रहता हूं। चले, अगला प्रश्न, शिक्षा पूर्ण जीवन होता है। शिक्षा क्या होती है? होल लाइफ होती है, पूरा का पूरा जीवन शिक्षा होता है। जब से मनुष्य जन्म लेता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? पूर्ण जीवन होता है। किसका कथन है? शिक्षा पूर्ण जीवन है, इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज को एक शरीर की भांति बताया कि समाज एक शरीर है
और समाज के जो अंग हैं, जैसे शरीर के हाथ पैर आँख कान नाक त्वचा ये सब होते हैं, पैर जीभ, ठीक है, ऐसे ही समाज के विभिन्न अंग होते हैं, सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं, ठीक है, नियम कायदे, सामाजिक मानदंड, मूल्य, ये सब आपके एक प्रकार से समाज के अंग होते हैं। तो समाज एक सावयव की भांति है। समाज का सावयवी सिद्धांत जो दिया, ठीक है, उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा जो होता है वो पूर्ण जीवन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप ये सब प्रश्न लगातार परीक्षा में आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति होती है। सा विद्या या वा विमुक्तये, सा विद्या वा विमुक्तये। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य क्या होता है? मुक्ति प्रदान करना होता है महोदय। ये उपनिषदों में बात क्या कही गई है? सा विद्या वा विमुक्तये, यानी कि विद्या से मुक्ति की प्राप्ति होती है, या प्रमुख साध्य शिक्षा का क्या होता है? शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता है मुक्ति पाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सा विद्या वा विमुक्तये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आवत है सब, देखो। अच्छा ये बात ध्यान रखो, मेजर माइनर दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो चाहे आप मेजर पढ़ रहे हो चाहे माइनर पढ़ रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मेजर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, और बिहार के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो कुछ आती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जिन छात्रों में या जिन जो है यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मेजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर माइनर में आप देखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इन सभी में माइनर का पेपर जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है। हो सकता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर भी ऑब्जेक्टिव हो माइनर का, ठीक है। ऐसे कई विश्वविद्यालय के पेपर माइनर के जो हैं ऑब्जेक्टिव करने के लिए कई प्रकार के बताए गए हैं, नियम कायदे आए हैं। तो माइनर पेपर अधिकतर जो है विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये माइनर पेपर और मेजर दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चूँकि माइनर पेपर का भी सिलेबस यही है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो आप बीएससी में है और एजुकेशन आपका माइनर सब्जेक्ट है, तो आपके लिए भी ये लेक्चर है। शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये लेक्चर है। शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक उद्देश्य क्या होता है? विमुक्ति करना। देखिए, सा विद्या व विमुक्ते, तो विद्या का सार्वजनिक उद्देश्य नहीं, विद्या का उद्देश्य या विद्या का लक्ष्य होता है मुक्ति प्रदान करना, लेकिन सार्वजनिक उद्देश्य नहीं होता। आचरण ये भी नहीं, व्यवसाय भी नहीं, समग्र विकास करना, ठीक है। क्या करना? समग्र विकास करना। शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या होता है? समग्र विकास करना, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? एजुकेशन जो शब्द है एडुकेटम से बना हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा एडुकेयर से बना हुआ है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। वैसे एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ। किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द से बना हुआ है एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सब प्रश्न खूब पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है महोदय। प्रश्न है कि शिक्षा में ई शब्द का क्या अर्थ होता है? ई प्लस डू को इज इक्वल टू क्या बनता है? ठीक है, एजुकेशन। ई माने होता है भैया क्या? ई माने होता है अंदर से, ठीक है, अंदर से, और अंदर से बाहर लाने की प्रक्रिया को ही एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी जो हमारे अंदर चीज़ें हैं जब हम उसका बाह्य प्रकटीकरण करते हैं तो वही प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के द्वारा हम अपने आंतरिक ज्ञान को एक प्रकार से बाहर उड़ेलते हैं, बाहर ढकेलते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। अगला क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्तियाँ पुष्ट हों, बुद्धि का विकास हो और लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके? बताइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसने कहा कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा की आवश्यकता हमको इसलिए होती है कि इससे क्या हो? चरित्र का विकास संभव हो पाए, मानसिक शक्तियाँ भी पुष्ट हो जाएं, ठीक है, बुद्धि का भी विकास हो और लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। यह बात किसने कही थी? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा में जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन मतलब होता है कि जीवित रहने के लिए या जीवन जीने के लिए, ठीक है। शिक्षा में जीविकोपार्जन, जीवन रहने के लिए जो तमाम प्रकार के उपाय किए जाते हैं उनके लिए, यानी कि शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि लोग पढ़ते हैं आजकल, आप लोग भी पढ़ते, तो अपने जो है भविष्य के लिए पढ़ते कि भविष्य में हमको कोई कठिनाई ना हो, हमारी नौकरी लग जाए, हम आगे बढ़ जाएं, इसीलिए तो पढ़ते हैं। तो शिक्षा जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है शिक्षा का?
तो शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य इसलिए आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके, यानी कि आत्मनिर्भर होने के लिए शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य शामिल किया गया है या आवश्यक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे महोदय, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है शिक्षा की प्रकृति कैसी है? शिक्षा की प्रकृति नेचर बताएं। नेचर ऑफ एजुकेशन कलात्मक है यानी या वैज्ञानिक है, बताएं। तो शिक्षा की प्रकृति कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है। शिक्षा अपने आप में एक प्रकार से कला भी है और एक विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के और भी एक प्रकार से PDF वगैरह प्राप्त करके नोट्स वगैरह जो है लेकर के आप पढ़ें, आसानी से चीज़ों को जाने समझें, अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए, ठीक है, शिक्षा शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, एजुकेशन का, ठीक है, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स का, ठीक है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, समाज शास्त्र, इन सभी सब्जेक्ट का अगर आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, कोर्स बेसिकली एक प्रकार से लॉन्च सभी का किया गया है। PDF नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सब आपको मिलती है वहाँ पर। आपको जुड़ जाना जल्दी जल्दी, जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना आपका फायदा होगा। फटाफट से जुड़ जाइए। सभी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। SMS करेंगे 91 61 93 60 62 और बहुत ही न्यूनतम प्राइस रखी गई है ताकि हर एक बच्चा BA का पढ़ सके। तो जल्दी से जल्दी SMS करें। क्या SMS करना है? आप अपना नाम SMS कर दीजिएगा, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट नेम भी SMS कर दीजिएगा। आपको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ मात्र सेंड कर देने होंगे। केवल और केवल 100 रुपये में कोर्स पूरा का पूरा लॉन्च कर दिया गया है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर आप ये सब नहीं चलाते हैं UPI माध्यम, तो आप किसी दुकान से या किसी साइबर कैफ़े से जाकर के, जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र से या किसी दूसरे अपने दोस्त यार से सेंड करवा सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ सेंड करवा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देंगे, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर एक प्रकार से आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सभी सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट का नहीं, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी विषय के आपको वहाँ पर PDF मिलेंगे। सभी विषय मतलब आपका जो 3 मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट हो गया, एक आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो इसका भी अच्छा, इसका पेपर जो होता है वो आपका, और इसका लगभग आप देखेंगे अधिकतर विश्वविद्यालय में MCQs होता है, ठीक है, MCQs मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो इन दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव व्यवस्था भी है। अच्छा देखिए, मेजर का जो 3 होता है, कुछ विश्वविद्यालय मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ में लिखित होता है। तो लिखित वालों के लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय के लिए, ठीक है। साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव वालों के लिए MCQs का PDF और क्वेश्चन पेपर दोनों, मतलब कि लिखित का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। उन सभी को एक प्रकार से, और अच्छा उनके वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो सॉल्व फॉर्म में चीज़ें होंगी। तो आपको एक प्रकार से बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं। इसी 100 रुपये में आपके लिए इतना भयानक व्यवस्था कर दी गई है कि आप एक प्रकार से सोचेंगे कि मात्र 100 रुपये में कोई व्यक्ति कैसे इतना चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता है। मैंने केवल हिंदी का कोर्स लॉन्च किया था, लेकिन आप लोगों ने लगातार कमेंट किया कि गुरुजी बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि चलिए सभी सब्जेक्ट के कोर्स में मैं PDF वगैरह इंक्लूड करके सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था करवा दूंगा, तैयारी इतनी बेटर करवा दूंगा कि आप अपनी परीक्षा में बहुत बेटर अंक प्राप्त करेंगे। आप अगर अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी अगर बेहतर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आप टॉप कर सकते हैं। टॉप करने का एक तरीका ये है कि भाई जब आप एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपका नंबर कोई काट नहीं सकता है। लिखित में क्या होता है कि आपने कितना अच्छा लिखा तब भी आपके 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर का अगर है तो 8 ही नंबर आपको अधिकतम मिलेंगे, 15 नंबर का तो 12 नंबर 13 नंबर आपको मिल जाएगा, उससे अधिक नहीं मिलते हैं, ठीक है, लिखित परीक्षाओं में। तो लिखित में इसीलिए कम नंबर आते हैं BA में और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर उठते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो आप फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो PDF नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। उनको आप घर पे बैठ करके निकाल करके फोटोकॉपी निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं, और वैसे भी आप फोन में ही एक प्रकार से उसको टिक लगा कर, जैसे आप पेपर देने जाते हैं 1 घंटे का पेपर या 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है, तो 1.5 घंटे आप अपने घर में बैठ करके इसी PDF को फिर से हल करने का प्रयास करें, और जो क्वेश्चन एक प्रकार से कितने सही किए वो आप बाद में आप चेक करें। जब ऐसे आप किसी चीज़ को हल करेंगे, पढ़ेंगे, तब आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट से आप अपने
जो है तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए, आगे और अच्छा करने के लिए 9161936062 पर SMS करें। समय बहुत कम आपके पास बचा हुआ, उसी कम समय में बहुत ही बेटर तैयारी आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा करवाई जा रही है। तो सभी लोग SMS करके तैयारी में जुड़ जाएं और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत 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 अभिनंदन। चलें SMS करें सभी लोग, फटाफट से SMS कर दीजिएगा। अभी मैं सबका देख रहा हूँ SMS, जितने लोग नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा। चले भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। राज्य के तत्व हैं, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका भैया। राज्य के तत्व हैं, कौन कौन से राज्य के तत्व हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। पहला तो राज्य का राज्य तत्व तो होता ही, राज्य का राज्य तत्व का मतलब कोई मतलब नहीं। देखिए, राज्य का मतलब यहाँ पर भूभाग कर लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भूभाग होना चाहिए, तो यहाँ पर भूभाग कर लीजिए आप, ठीक है। भूभाग, यहाँ पर सरकार, उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या का होना भी परम आवश्यक है। यानी एक भूभाग होना चाहिए, ठीक है। एक सरकार होनी चाहिए जो जनता पर नियम कायदे लगाती है, जनता ने चुनी हो सरकार, तो जनता होनी चाहिए जो जनता भूभाग पर निवास करेगी, और उसको मैनेज करने के लिए एक राजा या एक सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो तत्व होता है भैया, चौथा तत्व कौन सा होता है, वो होता है आपका संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है, जिसको आप अंग्रेजी में सॉवर्निटी बोलते हैं। सॉवर्निटी का मतलब होता है महोदय कि एक प्रकार से एक ऐसा देश जिस पर आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने का किसी दूसरे देश का दबाव ना हो। यानी अगर मान लेते हैं भारत देश कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, संप्रभु देश है। भारत एक संप्रभु देश इसलिए है क्योंकि भारत को अपने आंतरिक निर्णय लेने के लिए या किसी बाहरी निर्णय लेने के लिए अमेरिका या रसिया या ब्रिटेन से किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी किसी दूसरे देश का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत पर हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऐसा देश संप्रभु देश कहलाता है। भारत एक संप्रभु देश है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा, राज्य के तत्व हैं, तो सारे तत्व हैं इसमें से, यानी उपयुक्त सभी तत्व जो हैं राज्य के ही हैं। अगला प्रश्न, जाति प्रथा उत्पन्न करती है। जाति प्रथा क्या उत्पन्न करती है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जाति प्रथा क्या उत्पन्न करती है, सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल, जाति प्रथा मुक्त समाज उत्पन्न करती है? नहीं, जाति प्रथा मुक्त समाज नहीं करती, मृत समाज भी नहीं, परिवर्तनशील समाज भी नहीं। जाति प्रथा जो होती कभी कभी ये एक प्रकार से संकुचित समाज क्या करती है, संकुचित समाज उत्पन्न करती है। कैसे समाज भैया, संकुचित समाज उत्पन्न करती है, कौन सी, जाति प्रथा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है, राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा या राजभाषा। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का जो एक प्रकार से माध्यम है वो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है। चले भैया अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है, ज्ञान देना, मनुष्य को मानव बनाना, या व्यावसायिक कुशलता देना, या मनुष्य को शिक्षित करना। शिक्षा का प्रमुख कार्य इनमें से क्या होता है, बहुत जटिल प्रश्न है भाई। इसमें सभी प्रश्न आपको लग रहा है कि यही करेक्ट आंसर होगा। तो शिक्षा का जो प्रमुख कार्य होता है या मुख्य कार्य होता है, ये मनुष्य को मानव बनाना होता है। क्योंकि जब तक बिना पढ़ा नर पशु कहावे, कहा भी गया है क्या कि बिना पढ़ा नर पशु कहावे। तो बिना पढ़ा नर पशु कहावे, यानी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा समान है, पशु के समान है, ठीक है। तो कहीं न कहीं पे व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक पशु समान होता ही है, वह एक जैविक प्राणी होता है। और मनुष्य जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसको शिक्षा रूपी समाजीकरण की ज़रूरत पड़ती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, जैसे समाज के नियम कायदों को सीखना, जानना, बोलचाल सीखना, भाषा सीखना, ये सब। अब ये सीखेगा बच्चा कैसे, तो ये सीखेगा शिक्षा के द्वारा, ठीक है। तो शिक्षा इसलिए मनुष्य को मानव बनाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ध्यान से चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य की दृष्टि से शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है, बताएं। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है भैया, राज्य की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। स्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शिक्षा का प्रमुख काम क्या होता है, किसी देश के लिए शिक्षा की भूमिका या शिक्षा का क्या 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 काम होता है। शारीरिक विकास करना, क्या शिक्षा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके शरीर डेवलपमेंट होगी, या आपका मानसिक डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट यानी व्यवसायिक डेवलपमेंट, नागरिकता का विकास।
तो एक राज्य की दृष्टि के लिए शिक्षा का जो एक प्रकार से प्रमुख कार्य होता है वो होता है नागरिकता का विकास करना। क्या विकास करना? नागरिकता का विकास करना, सिटीजनशिप डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं भैया? चलो बहुत बढ़िया आंसर आप सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भैया। बातचीत ना करो यार, आप लोगों को कितनी बार समझाएं, आप बातें चीत करने लगते हो, डिजिटल प्रेम करने के चक्कर में फंसे हो भैया। ये नहीं देख रहे हो आप अपने बगल वाली किसी कोई दूसरा फंसा रहा है उसको, हैं, और यहाँ डिजिटल प्रेम करने चले आते हो। तो इधर उधर देखो, इधर क्या आ रहे हो भाई? कितनी बार आप लोगों को समझाया जाए, बड़े मूर्ख आदमी है यार। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आते, दिन भर बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि लाइव चैट में तो करते ही हैं, साथ ही साथ में क्या होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब कमेंटवा जब करते हैं लास्ट में कमेंट, हाँ कहाँ है यू, मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, मूर्ख कहीं के। चलें अब उधर से उन्हों चल दे हैं कि हाँ हमार जान मिस करते हैं, हम जुड़ते पट से निकल के हाँ आ गए, हम खाना बना रहे थे। अरे प्रभु महाराज धन्य हो नाथ। चले, निम्न में से शिक्षा का कार्य नहीं है। पढ़ाओ लिखो, मुन्ना भैया कहते हैं नहीं कि IAS OAS बनो, कुछ क्लियर करो, उसके बाद में फिर ये सब करना। पूरे जीवन एंजॉय के लिए पढ़ा है, 1-2 साल मेहनत कर लो, नहीं तो फिर लगभग शादी ब्याह रुक जाएगा आप लोगों का। आजकल दौर यही आ रहा है भैया, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ नौकरी धंधा नहीं होगा तो लोग ब्याह ही नहीं करेंगे। कौन अपनी लड़की आपको सौंप देगा? चले, निम्न में से शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा का क्या कार्य नहीं बताइए? देखिए गुस्सा उस्सा मत होइएगा, उन बच्चों को डांटा गया है जो बच्चे यहाँ पर आकर के बेमतलब के कमेंट्स करते हैं। बाकी आप लोग धुरंधर हो, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं हमारे, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। शिक्षा का कार्य क्या नहीं है? मनुष्य को मानव बनाना, नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण देना, नेतागिरी का पाठ पढ़ाना या व्यक्तित्व का विकास करना। अब आप लोग तुरंत आंसर दे रहे होंगे। शिक्षा, निम्न में से शिक्षा का कार्य क्या नहीं? मनुष्य को मानव बनाना, शिक्षा का कार्य अभी हमने पढ़ा। नेतृत्व हेतु शिक्षण यानी कि कोई व्यक्ति के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट शिक्षा के द्वारा ही होती है, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जबकि नेतागिरी का पाठ पढ़ाना ये शिक्षा नहीं सिखाती है। ठीक है, नेतागिरी तो अपने आप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चले प्रश्न अगला आ चुका है, लगातार प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना होता है, मोरल एजुकेशन देना होता है शिक्षा का प्रमुख काम। यह कथन किस विचारक का है? बताएं, गांधी जी या टीपी नन या बोसांक या पेस्टालाजी? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है नैतिक शिक्षा प्रदान करना। ये महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। शिक्षा विद्यार्थी को प्रौढ़ जीवन में उत्तरदायित्वों, प्रौढ़ जीवन मतलब कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति के तमाम उत्तरदायित्व उसके बढ़ते जाते हैं, तो उन उत्तरदायित्वों को एक प्रकार से निर्वहन करने के योग्य बनाती है। साथ ही साथ विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। विशेष अधिकार जो व्यक्ति को मिलते हैं जब व्यक्ति प्रौढ़ होता है, आप 30-35 साल के होते हैं, तब एक प्रकार से आपको तमाम प्रकार के सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार के चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और तमाम प्रकार की आपको एक प्रकार से रोल निभानी पड़ती है, समाज में भूमिका निभानी पड़ती है। आप किसी के जो है पिताजी बन जाते हैं, किसी के दादा बन जाएंगे, किसी के मामा बन जाएंगे, किसी के जो है भतीजे, मतलब कि किसी के, मतलब सभी के अलग अलग तरीके के तमाम रिश्ते बनेंगे। सबको कैसे मैनेज करना है, तमाम प्रकार का, आपकी बीबी आएगी, उसको किस तरीके से एक प्रकार से आपको रखना है और किस तरीके से बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, ये सब एक प्रकार से जो होता है शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था जब प्राचीन समय में की गई तो शिक्षा 0 से लेकर के व्यक्ति जब जो है 8-9 साल का होता था तब गुरुकुल जाता था, और वहाँ पर उसको 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करवाया जाता था। 25 साल के बाद में 25 साल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था। फिर उसके बाद में 25 साल पे जब उसकी शादी होती थी तब वो एक प्रकार से अपने जीवन यापन करता था। चूँकि 25 साल तक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, और जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तब वह चूँकि शिक्षित भी हो चुका होता है, तो शिक्षा के द्वारा वह अपने प्रौढ़तम जीवन में जो आने वाली भूमिकाएँ हैं उनका निर्वहन शिक्षा के माध्यम से करता है, और अपने जीवन को एक प्रकार से कुशल बनाता है, अपने बीवी बच्चों की देखरेख करता है, गृहस्थ आश्रम को अच्छे तरीके से निभाता है जब वो शिक्षित होता है। यह किसने कहा कि शिक्षा विद्यार्थी को प्रौढ़ जीवन में उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने के एबल बनाती है, योग्य बनाती है? BD भाटिया नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा था।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो। जिन छात्र छात्राओं ने ए ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षा के वैयक्तिक विकास के पक्ष में है? शिक्षा का वैयक्तिक यानी कि जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसके पक्ष में कौन है? आत्म अनुभूति या आत्म अभिव्यक्ति? तो शिक्षा मतलब कि आप देखते आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति ये दोनों शिक्षा के व्यक्तिक विकास के पक्ष में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या है? बताएं, प्रमुख कार्य क्या है? भौतिक संपन्नता की प्रगति करना, नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण देना, या न्यायिक सुधार और उन्नति करना, या व्यक्तित्व का विकास करना? तो राष्ट्रीय जीवन के लिए जो शिक्षा जरूरी होती है वो होती है नेतृत्व एवं प्रशिक्षण या नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण देना। जब आप राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा प्रमुख कार्य या राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं तो वहाँ पर नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण देने का काम शिक्षा करती है। अगला प्रश्न है, मूल्य व्यवहार निर्धारण कारक है? मूल्य व्यवहार निर्धारक कारक है, यह कथन किसका है? तो मूल्य व्यवहार निर्धारक कारक है, यानी कि मूल्य जो होते हैं, जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं, वो व्यवहार को निर्धारित करने वाले एक कारक होते हैं। यह कथन किसने कहा? इसको कहा था भैया किसने? लूमीज और लूमीज नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, चलें अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूल्य। मूल्य माने वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज? सामाजिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। ठीक है, एक विचार है, क्या है? एक थॉट होता है सामाजिक वैल्यू। एक ऐसा थॉट होता है जो कि आपको अच्छा करने की ओर प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि आप कोई काम अच्छा करें। ठीक है, तो मूल्य एक विचार होता है जिस पर व्यक्ति वरीयता से कार्य करता है। वरीयता मतलब क्या होता है? वरीयता मतलब होता है महोदय कि जैसे कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें, या किसको पहले रखा जाए। ठीक है, यही वरीयता होता है। तो जिस पर व्यक्ति वरीयता से कार्य करता है, ठीक है, एक ऐसा विचार होता है मूल्य। यह कथन मूल्य के बारे में किसने कहा? इसको कहा था महोदय भैया किसने? अल्पोर्ट महोदय ने। गॉर्डन अल्पोर्ट इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा था ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भैया, प्रश्न आ चुका है महोदय, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? औपचारिक और अनौपचारिक दो ही अभिकरण होते हैं शिक्षा के। औपचारिक में जैसे कि औपचारिक का होते हैं, औपचारिक माने होता है फॉर्मल एजुकेशन, और इनफॉर्मल एक होता है, ठीक है, यानी कि अनौपचारिक। अनौपचारिक के मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे सीख रहे हो कोनो मतलब नहीं, जब से पैदा हुए जब से मतलब कोई नियम कायदा ना हो, किसी एक स्कूल में जा कर के ना पढ़ना हो बच्चे को, कोई जो है ड्रेस कोड ना हो, मतलब कि कोई जब से बच्चा पैदा हुआ जब तक मर नहीं तब तक सीखता रहता है, और उसका कोई गुरु एक टीचर ना हो, सब व्यक्ति से सीख रहा है, तो वो अनौपचारिक हो गया। और औपचारिक क्या होता है कि किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लिया, 1 साल तक एक सिलेबस पढ़ना है, इस टीचर पढ़ाएंगे, इतने घंटे पढ़ाएंगे, ये फला किताब पढ़नी, फला चैप्टर पढ़ना है, ये सब फिक्स होता है, तो वो होती है औपचारिक। अब यहीं पर आप समझ लें, शिक्षा जो होती है उसका औपचारिक साधन कौन सा है? 1 मिनट। परिवार अनौपचारिक साधन है, राज्य अनौपचारिक है, विद्यालय औपचारिक साधन, बी ऑप्शन। धर्म अनौपचारिक साधन। ठीक है, समझ में आ रहा है महोदय? बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? विद्यालय। लगा लीजिएगा टिक। मजा आ रहा है पढ़ने में? लाइक कर दो। चलिए, चाहवा आवा रहा तो पीली खत्म कर दी। चलो चले भैया, अगला क्वेश्चन। प्रश्न समझो, बस प्रश्न समझो, सब चीज़ समझ में आए। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यानी कौन सा प्रिंसिपल पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्चा, ठीक है, उसका निर्माण के सिद्धांत से संबंधित होता है, यानी कि सिलेबस निर्माण से रिलेटेड होता है। सिलेबस निर्माण से रिलेटेड नहीं है पूछा गया है, यानी 3 ठो इसमें से हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम को बनाने के लिए बालक की रुचि का जानना बहुत ज़रूरी होता है। बालक का इंटरेस्ट क्या है, साथ ही साथ बालक की नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकता और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये सिद्धांत संबंधित है पाठ्यचर्चा से।
उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे को क्या उपयोगी होगा बच्चे के लिए, ये भी ज़रूरी होता है पाठ्य चर्चा में। स्वानुभूति का सिद्धांत नहीं, ऐसा नहीं कि जो सिलेबस बना रहा है उसको और बच्चा का एक प्रकार से वो स्वानुभूति करे दोनों, ऐसा नहीं, तो यही आपका गलत हो गया। रचनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का विकास जरूर हो, ऐसे ही सिलेबस को तैयार करें जिससे बच्चे के अंदर क्रिएटिव माइंड डेवलप हो, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसका डी भी सी, डी बी और ए ये तीनों सिद्धांत पाठ्य चर्चा निर्माण से संबंधित हैं, जबकि सी वाला ऑप्शन नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा का निरौपचारिक साधन नहीं है? निरौपचारिक साधन में क्या होता है? निरौपचारिक साधन जो होता है वो एक प्रकार से आपका जैसे एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है निरौपचारिक, या जिसको आप नॉन फॉर्मल बोलते हैं। तो जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, समाचार टीवी के माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो वही सब एक प्रकार से आपका होता है, ठीक है। तो पत्राचार पाठ्यक्रम, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, इन सभी में जो शिक्षा मिलती है ये शिक्षा आपकी निरौपचारिक साधन होती है शिक्षा देने की, जबकि समुदाय जो होता है ये अनौपचारिक साधन होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक साधन होता है, ठीक है। विद्यालय, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब क्या होते हैं? कॉलेज, ये सब आपके औपचारिक साधन होते हैं। जबकि पत्राचार के माध्यम से आपको कोई आर्टिकल छपा, आपने उससे पढ़ लिया। प्रौढ़ शिक्षा, या आपने एक प्रकार से जब आप बीत गए बहुत लंबे समय के लिए, आप 35 साल के हो गए, आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको जीवन यापन के लिए जो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है जिससे आपको शिक्षित किया जा रहा है, ठीक है, तो वो प्रौढ़ शिक्षा हो गई। मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे आप दाखिला लेकर के पढ़ ले, ओपन यूनिवर्सिटी में कि दूरस्थ शिक्षा घर पे रह करके पढ़ ले, तो ये सब निरौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक के बीच की कड़ी का काम करते हैं निरौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं है? औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम होता है, बिल्कुल सिलेबस होता है, एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, और एक प्रकार से एक समय सारणी होती है, एक टाइम टेबल होता है पढ़ने का कि भैया 40 मिनट का 1 घंटा लगेगा, पीरियड लगेगा, फिर 40 मिनट बाद चपरासी जाएगा, घंटा बजाएगा और कोई दूसरा टीचर आकर के पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समय सारणी होती है, शिक्षक भी एक टीचर होता है, एक पाठ्यक्रम सिलेबस होता है। ये तीनों औपचारिक शिक्षा के भाग हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता ये एक प्रकार से ये औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न देखेंगे, बालक के विकास में परिवार शिक्षा के किस रूप में अपनी भूमिका निभाता है? तो बालक के विकास में परिवार जो होता है वो एक प्रकार से शिक्षा के अनौपचारिक रूप में भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार जो होता है शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। परिवार कोई सिस्टमेटिकल वे में नहीं पढ़ाता है कि लड़का का जब मन हुआ पूछ लिया, और जब भी पिताजी का मन हुआ, माताजी का मन हुआ, तब उन्होंने बता दिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता शब्द के 3 स्वरूप हैं, बेमेल को इंगित कीजिए। बेमेल मतलब कि जो इनमें से स्वतंत्रता का अंग नहीं है, बताएं। स्वतंत्रता शब्द के 3 स्वरूप होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? देखें, आश्रिता, स्वतंत्रता और अनाश्रिता, ये स्वतंत्रता के 3 रूप हैं, जबकि बंधन मुक्त ये एक प्रकार स्वतंत्रता का रूप नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यही बेमेल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुशासन की प्रभाववादी विधि में बल दिया जाता है। तो अनुशासन की प्रभाववादी विधि में बल किस पर दिया जाता है? विद्यालयी वातावरण पर बल दिया जाता है। अनुशासन की प्रभाववादी विधि में किस पर? विद्यालयी वातावरण पर बल दिया जाता है। अनुशासन का अर्थ क्या होता है, बताएं। अनुशासन का मतलब क्या होता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुशासन का क्या मतलब होता है? आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण रखना ही अनुशासन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अक्षय विद्यालय का उद्देश्य होता है समाज को सर्वोत्तम नागरिक प्रदान करना, या फिर महंगी शिक्षा देना, या लोगों को वोट के लिए तैयार करना, या बालक का मानसिक विकास करना। तो अच्छे विद्यालय का उद्देश्य होता है कि बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको उस पर ध्यान दे, ठीक है। अच्छे विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, बालक का मानसिक विकास डेवलपमेंट करे, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत को समझें महोदय। और
अगर समझ लेंगे तो एक प्रकार से आपका ही उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतने धुआंधार तरीके से वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी। परीक्षा के अंतिम दौर में आपको पता ही शुक्ल एचडी पॉइंट किस तरीके से जो है आता है और किस तरीके के साथ जो है तैयारी होती है शुक्ल एचडी पॉइंट पर। चले, प्रश्न अगला आ चुका है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या शेष शक्ति सूची में। देखिए, अतिरिक्त शक्तियाँ। अब इसमें ये सूची ऊंची कहाँ से आ गई भैया? शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे थे, इसमें संविधान कहाँ घुसेड़ दिए गुरुदेव? देखिए, राज्य के बारे में, संविधान के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जब आप शिक्षा के वैचारिक रूपरेखा की बात करते तो शिक्षा का अधिकार संविधान के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो उसी के लिए आया हुआ है। देखिए, शिक्षा एक विधि होती है, विधि विषय के रूप में शामिल है। देखिए, 3 सूची होती है। संघीय सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। कुछ विषय इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी बनाएंगे, ठीक है। समवर्ती सूची पर मोदी योगी दोनों लोग बनाएंगे, ठीक है। मोदी जी हो गए और योगी जी, मान लेते योगी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, योगी जी दोनों लोग बनाएंगे। और राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? योगी जी बनाएंगे, ठीक है, राज्य सरकारें बनाएंगी। संघीय सूची में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। राज्य सूची में कुछ विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून केवल राज्य सरकार बनाती है। जो केंद्र सूची के विषय हैं उन पर सरकारें, केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। और जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन जब केंद्र का मतलब कि किसी एक मुद्दे पर कोई कानून राज्य सरकार ने पारित किया हुआ है और केंद्र सरकार को लग रहा है कि यह कानून सही नहीं है, तो केंद्र सरकार फिर से उस पर कानून पारित करेगी और राज्य सरकार का कानून वहीं से भंग हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार वाला कानून माना जाएगा, ठीक है। ये बात है, यानी केंद्र पावरफुल हमेशा रहा है। तो और जितनी भी शक्तियाँ और बचती हैं वो सारी शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र सूची के पास निहित होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, शिक्षा एक विधि है और ये किस में शामिल है? तो शिक्षा जान लीजिए, शिक्षा किसका विषय भैया? शिक्षा एक विधि विषय के रूप में। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में किसका शामिल है भैया? देखिए, शिक्षा बेसिकली आप देखेंगे समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। 1 मिनट, शिक्षा 1 मिनट, क्या पूछा गया प्रश्न आप देखें फिर से। एक विधि विषय के रूप में। विधि विषय मतलब क्या होता है? कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखें कि कोई नियम कायदों में संशोधन करना है या इन चीज़ों में संशोधन करना, तो वैसे तो समवर्ती सूची ही सही है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची का ही विषय है। आप देखें, शिक्षा पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है भैया? संकुचित राष्ट्रीय भावना को करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना या विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना। तो संकुचित राष्ट्रीय भावना को करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लोकतंत्र सॉरी लोकतंत्र के मूल्य हैं। अब यहाँ पर हैं दिया हुआ है, मूल्य हैं, विशेषताएं हैं, कारण है, परिणाम है। मैंने कई बार आपको समझा, लाभ, हानि, विशेषता, कारण, परिणाम, ठीक है। इन सभी में जब लास्ट में हैं दिया हो और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त तो सभी दिया हो तो हमेशा करेक्ट आंसर आपका डी होता है। तुक्का लगाने की विधि मैंने आपको बताई थी। तो लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कथन कहा था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीनों लोकतंत्र के मूल्य में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यानी जो प्रेस वाले कहीं पर पहुंच के मुंह में ऐसे माइक ठूंस देते हैं, कहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप, किसी का पिताजी खत्म हुए हैं, वहाँ पर आप पहुँचेंगे, कैसी फीलिंग आ रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे, आपके पिताजी का देहांत हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पागल, किसी के पिताजी का देहांत हुआ है और आप उससे ये पूछ रहे हो कि क्या कहना चाहेंगे आप? कोई व्यक्ति मर रहा है अपने एक प्रकार से, चूँकि उसका दर्द है, उस शोकाकुल परिवार से है, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार उसकी न्यूज़ को एक दुनिया भर के समक्ष उछाल रहे हैं। उसके ऊपर क्या बीत रही, उसके सुख दुख में एक प्रकार से आप शामिल ना हो सके, लेकिन उस दुख को नमक तो मत छिड़किए।
कष्ट होता है व्यक्ति को। लेकिन चलिए, लोग आजकल तो भाई न्यूज़ में आने के लिए, लोग फेमस होने के लिए बोलते भी हैं। शो का कुल परिवार भी आकर के खुल करके मंच पर बोलते हैं कि हाँ भाई चले, ठीक है। तो संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जब प्रेस वाले कहीं पर भी घुस जाते हैं, और ज़रूरी भी है कहीं कहीं पर जाना। प्रेस अगर ना हो तो भ्रष्टाचार और बड़े लेवल पर बढ़ सकता है, ठीक है। प्रेस जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसीलिए लोकतंत्र में एक प्रकार से अनुच्छेद 19 का एक है, 19 का या 19 का ए, ठीक है, बात एक ही है। चाहे का कहो तो का हिंदी में, अंग्रेजी में ए। अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में एक प्रकार से कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अब उसी बोलने के अधिकार में ये भी अधिकार दिया गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसी में ब्रैकेट में लिख दिया गया है, यानी प्रेस वाले जो बोलते हैं वो अनुच्छेद 19 ए के तहत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई बोलने को रोके या कोई टीचर आपका रोके कि आप क्यों बोल रहे हो, तो आप बताओगे कि भाई मैं अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत बोल रहा हूँ, चूँकि मुझे भारतीय संविधान या मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि मैं किसी भी मुद्दे पर बोल सकता हूँ। भारत देश का नागरिक होने के नाते चूँकि मेरा आधार कार्ड बना हुआ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते जिससे किसी की मानहानि हो, किसी को कष्ट पहुँचे, किसी को दुख हो, या किसी को एक प्रकार से उससे आघात पहुँचता हो। ऐसी वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। किसी की भावना ठेस होती हो, ऐसी वाणी का आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए। अब वो मत बोलिएगा कि ऐसी वाणी बोलिए जुड़ते झगड़ा होए और उसे झगड़ा ना करो जितु से तगड़ा होए। कुछ बच्चों ने ऐसा बना दिया इसको, छोटे छोटे हम लोग थे तो ऐसे होता था, ठीक है। तो ये गलत बातें हैं। तो लोकतंत्र के मूल्य में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व तो शामिल है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। जो यह स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 के ए में दी गई है। अनुच्छेद 19 का ए, बी, सी, डी, ई तमाम है। चूँकि अनुच्छेद ए कहता है कि भाई आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो, आप देखेंगे आप कहीं पर उठने बैठने की स्वतंत्रता आपको, किसी के साथ आप बैठ करके सभा बना सकते हो। सभा में एक प्रकार से आप सभा जो एकत्रित करके उसके बाद में आप जो है एकत्रित कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप कोई संगठन बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ तक कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जा कर के बस सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, अब बस सकते हो, ठीक है। आप इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप देश के कोने में कहीं पर जाकर के कोई उद्योग धंधा, कोई व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक प्रकार से बिना अस्त्र शस्त्र के आप संगठन बना सकते हैं, या बिना अस्त्र शस्त्र के आप जो है सभा सोसाइटी में हो सकते, कहीं पर व्यवसाय कर सकते, कहीं पर बस सकते हैं, ठीक है, कहीं पर टहल घूम सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार में दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? देखिए भाग 1 में क्या किया गया है, भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत जो कि इंडिया, या इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का संघ होगा। अच्छा, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक ये है भाग 1, ठीक है। भाग 2 की अगर बात की जाए यहीं पर, भाग 2 में क्या है, आपके दिमाग में प्रश्न उठता। भाग 2 में एक प्रकार से अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक शामिल है अनुच्छेद, ठीक है। इसमें नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अगर भारत में एक प्रकार से कोई व्यक्ति रह रहा है तो भारत का सिटीजन, कौन भारत का सिटीजन कहा जाएगा, कौन भारत का सिटीजन नहीं कहा जाएगा, भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए किसी विदेशी को क्या करना होगा, तमाम प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। और चूंकि उस समय विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन भारत का नागरिक होगा, कौन पाकिस्तान का नागरिक होगा, इसके प्रावधान भी इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो भाग 2 होगा। भाग 5 की बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है। भाग 5 में राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान है, ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35, ठीक है। भाग 5 आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 61। भाग 4 आपका 36 से लेकर के अनुच्छेद 51, ठीक है। इसमें क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, यानी जिसको आप DPSP बोलते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक शामिल है। और अनुच्छेद मतलब कि भाग 4 का 1 शामिल किया गया, भाग 4 का
इसमें क्या शामिल है? इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछा आता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद भाग 3 में क्या शामिल है? मौलिक अधिकार शामिल है। पूछा क्या गया है? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया, तो मौलिक अधिकार शामिल है। कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। एक कम कौन सा हुआ है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है, अब वो एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ये बात भी ध्यान रखिए, प्रश्न खूब पूछा जाता है। क्लियर? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक एक प्रकार से संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने तमाम चीज़ों को समझा, जाना और परखा। संविधान से रिलेटेड तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चले तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा महोदय? भाग 3। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 अंग होते हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी जो बड़े वक्ता हैं भाजपा के, वो राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा के सांसद बृजभूषण सिंह, और अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया के एक सांसद हैं, बड़े फेमस हुए हैं, उनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। क्या नाम है? कोई यादव करके, पप्पू यादव या कुछ नाम है, और उनको लॉरेंस बिश्नोई कुछ बोल दिए थे। बिश्नोई ने कुछ, मतलब बिश्नोई ने कुछ किया होगा, धमकी उमकी दिया, फिर कहने नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति है जेल में बैठा है, और कितना एक प्रकार से पावरफुल, कितना कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, या क्या बातें हैं भगवान जाने। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से एक प्रकार से सारी पूरी दुनिया कांप रही है उस बच्चे से। हालांकि मैं बच्चा नहीं कह सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्योंकि बिश्नोई समाज जो होता है, उस मैंने आपको बताया था शायद पर्यावरण जब मैं पढ़ा रहा था, बिश्नोई समाज पूरा का पूरा, जितना बिश्नोई समाज है, पूरे के पूरे समाज के लोग इतने एक प्रकार से दयालु होते हैं कि वो जानवरों को एक प्रकार से अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। यानी अगर किसी जानवर की माता मर गई है, या किसी जानवर के बच्चा कहीं पर पड़ा हुआ है, तो उसको ले जा करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको एक प्रकार से पालेंगे पोसेंगे। माताएं अपना दूध भी उनको पिलाती हैं, अपने स्तन का दूध पिलाती हैं, यहाँ तक कि एक प्रकार से प्रेम है। तो अपने बच्चों से भी बढ़ करके जानवरों के बच्चों को मानती हैं। पर्यावरण के बहुत बड़े संरक्षक हैं। आज बिश्नोई आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले से बिश्नोई आंदोलन चलता आ रहा है। तो वो लोग एक प्रकार से पर्यावरण के जीवों के बहुत बड़े संरक्षक हैं। इस वजह से आप देखते हैं सलमान खान के ऊपर भी उन लोगों ने एक प्रकार से बिश्नोई का दबदबा, मतलब आप देखते हैं लगातार न्यूज सुर्खियों में रहता है। तो राज्यसभा तथा लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के सांसद, लोकसभा में जो आप लोग चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, वही सांसद जा करके बैठते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भैया? कौन करता है? बिल्कुल कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जिसके द्वारा किया जाता है वो कौन है? तो संयुक्त समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? लगभग 24 के आसपास है वर्तमान में। 24 उच्च न्यायालयों की संख्या सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट एक प्रकार 24 ठो हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मूल रूप से यहाँ पर पूछा गया मूल रूप से कितने प्रदान किए गए, और ऑप्शन में 6 दिया भी नहीं है, 7 दिया, तो करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। मूल रूप से पूछा जा रहा है तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें अब जो है अब वर्तमान में कितने हैं पूछा जाएगा। तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। अब कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार जो था, वो संपत्ति का अधिकार पहले था, उसको हटा दिया गया। अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब वो एक कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। इसलिए अब 6 ही बचे हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा का समान अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बताएं। शिक्षा का जो है, शिक्षा का समान अधिकार, शिक्षा सभी को समान मिलनी चाहिए, अनुच्छेद 21 के का में कहा गया है कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था कब? बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1951, 1972, 1975 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ 1972, 1972 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। जिन छात्रों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डॉक्टर मेरिया मांटेसरी
शिक्षण पद्धति में नहीं अपनाया। किसको नहीं अपनाया है? कल्पना को, बालक के व्यक्तित्व को, या निरीक्षण पद्धति को, या व्यायामों को नहीं अपनाया है। तो मेरिया मॉन्टेसरी जो है निरीक्षण पद्धति को अपने उसमें शिक्षण पद्धति में नहीं अपनाती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक मतलब कि क्या होता है? यानी प्राथमिक विद्यालय से पहले, जैसे नर्सरी, केजी, ये सब जो होता है, यूकेजी, एलकेजी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है इनमें से? मैकाइवर पेज, या फ्रोबेल, या किंडरगार्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो किंडरगार्टन या इनमें से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है भैया? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता इनमें से कोई नहीं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कोठारी आयोग 1964-66 में आया था। उसने बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बता करके सिफारिश करी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से लगा देंगे क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोठारी आयोग यहाँ पर दिया नहीं गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी, मेरिया मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषता है। मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषता इनमें से कौन सी है? मनोवैज्ञानिक पद्धति है मेरिया मॉन्टेसरी की वैज्ञानिक पद्धति। स्वशिक्षा पर बल देती है और व्यक्तिगत शिक्षा पर भी बल देती है। यानी कि ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ओ किंडरगार्टन पद्धति में दोष, किंडरगार्टन पद्धति के दोष बताइए भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किंडरगार्टन पद्धति में दोष कौन कौन से हैं? देखिए, स्वाभाविकता का अभाव बिल्कुल इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। स्वाभाविकता का अभाव दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ में शिक्षा में कल्पना भी, ये भी एक दोष है। और खेलों को प्रधानता दी, ये भी एक दोष के रूप में शामिल है। डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन से, मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मॉन्टेसरी की जो पुस्तक है इनमें से वो है द मॉन्टेसरी मेथड। द मॉन्टेसरी मेथड इनकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होता है कहाँ से? पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है कहाँ से शुरू होती है? उस शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तभी से एक प्रकार से ये शिक्षा शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों ने देखा होगा, जो प्राथमिक विद्यालय होते थे गांव वगैरह में, उस पर एक पेंसिल बनी होती थी ऐसे टाइप की, और स्कूल पर ऐसे पेंसिल बनी होती थी। एक लड़की आगे और एक लड़का पीछे बैठा होगा था, किताब खोल करके उस पर एक तरफ लिखा रहता था सब पढ़ें, एक तरफ लिखा रहता था सब बढ़ें। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें लिखे थे, वही सर्व शिक्षा अभियान है। तो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था कब से? सर्व शिक्षा अभियान 2002 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? बताएं, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल। ठीक है, क्या है? फ्रोबेल महोदय हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, शिक्षण विधि जिसमें आगमन शिक्षण विधि और निगमन शिक्षण विधि के जनक कौन है? अरस्तु, रूसो, प्लेटो या सुकरात? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षण विधि के यानी जो आगमन और निगमनात्मक पद्धति के जनक है वो है अरिस्टोटल। अच्छा, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु के गुरु का नाम था भैया क्या? ठीक है, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। ठीक है, और अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था भाई? अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? सिकंदर। अगला प्रश्न, शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर के जनक कौन है? शिक्षण विधि खास करके प्रश्नोत्तर विधि जो शिक्षण की है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सोक्रेटिस हैं, सुकरात हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बड़े दार्शनिक हैं सुकरात वगैरह। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का अध्यक्ष कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके अध्यक्ष थे मुदालियर जी, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है इनका पूरा नाम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो आया, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा की समस्या इनमें से कौन सी है। प्राथमिक शिक्षा की समस्या में भाषा की समस्या सबसे पहली समस्या, आर्थिक समस्या दूसरी समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों का कमी है या अभाव है ये भी समस्या, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी समस्याएं जो हैं ये समस्याएं प्राथमिक शिक्षा की हैं। जब भी आपसे प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं पूछेगा उसमें एक ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी वही करेक्ट आंसर होगा हमेशा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, फटाफट से आप ध्यान रखेंगे। देखिए छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना ये भी एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना ये भी एक प्रकार से, नेतृत्व क्षमता का विकास करना एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा। हाँ, ये तीनों इसकी विषय उद्देश्य हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये उद्देश्य इनमें से सारे उद्देश्य हैं, तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट, माध्यमिक शिक्षा के बाद में कौन सी, देखिए पहले पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के बाद में कौन सी शिक्षा आती, उच्च शिक्षा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये डी होगा। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती, बताएं प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती कहाँ से, बाल्यावस्था से। बिल्कुल राइट आंसर, बाल्यावस्था से। प्राथमिक शिक्षा आपकी बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन से भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसको NLM, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, फटाफट से आप बताएंगे। 5 मई 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको NCERT बोलते हैं, ठीक है, NCERT जिसको आप बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1900। बिल्कुल राइट आंसर आपका 61। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। शिक्षा का औपचारिक साधन इनमें से विद्यालय औपचारिक साधन है, ठीक है, संग्रहालय औपचारिक साधन है, पुस्तकालय शिक्षा का औपचारिक साधन होता है, जबकि परिवार और समाज शिक्षा के अनौपचारिक साधन होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार और समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश में संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 बी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है धारा 45 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में बताया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आप देखेंगे, बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया। पहले आप देखते हैं एमए के बाद में एमफिल करना पड़ता था, फिर पीएचडी वगैरह करनी पड़ती थी। तो अब एमफिल वगैरह जो है वो समाप्त कर दिया गया। एमए के बाद में कोई व्यक्ति नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के कई और नियम कायदे हैं जिसको मैं एक बार नई शिक्षा नीति का पूरा प्रावधान समझाऊंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुभाषा की बढ़ावा देने के लिए कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है, बताएं। तो बहुभाषा की को बढ़ावा देने के लिए कौन सी भाषा शामिल नहीं किया गया है। देखिए प्राकृत, फारसी, पाली को शामिल, देखें मगही को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो जिसके तहत आप लोग का पेपर सेमेस्टर वाइज हो गया है, वही है ये। में 100% युवा प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य कौन सा सत्य है, इनमें से बताएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है, 2030 तक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था, बताएं। तो इसको तैयार किया था कस्तूरी रंगन समिति ने। किसने तैयार किया था, कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया था। बी ऑप्शन। ठीक है, जो आप लोग हर सेमेस्टर में पेपर देते हैं इन्होंने ही तैयार किया था। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 5 को कौन स्कूलिंग कहा गया, यानी 5 को प्री प्राइमरी स्कूल कहा गया है। ठीक है, प्री प्राइमरी के बाद में क्या होता है, प्राथमिक यानी जो है सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी किसके बाद में 3 साल। देखिए कक्षा नर्सरी केजी, यानी आप देखेंगे नर्सरी हो गया आपका, नर्सरी केजी। ठीक है, अब यूकेजी एलकेजी और नर्सरी जो है 3 साल वो,
और कक्षा 1 और 2, ठीक है, इसमें शामिल है। फिर इसके बाद में कक्षा 3, 4 और 5, ये 3 हो गया। इसके अलावा ये 3 का मतलब होता है 6, 7, 8, ठीक है। और इस 4 का मतलब क्या होता है 9, 10, 11 और 12। इस तरीके से जो है 5 + 3 + 3 + 4 का एक मसौदा तैयार किया गया जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कौशल विकास कोर्स किस वर्ष से शुरू किया गया, मतलब किस वर्ष के बच्चों के लिए कौशल विकास कोर्स जो है वो कक्षा 6 से शुरू किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृभाषा में शिक्षा देना ज़रूरी है, तो लगभग आप देखते हैं 5 वर्ग तक एक प्रकार से क्या होता है कि भाई आपको क्या देना होता है, मातृभाषा में, मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहिए। इसके अलावा भारत का उच्च शिक्षा तंत्र का विश्व में कौन सा स्थान है, बताएं। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, भारत की महिला साक्षरता दर 64.46% है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, बताएं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, इनमें से नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का क्या नाम है, तो शिक्षा मंत्रालय ही इसका नाम है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप देखिएगा, उच्च शिक्षा को क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से भैया, विश्वविद्यालय शिक्षा किसको कहते हैं, उच्च शिक्षा को ही विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान, विश्वविद्यालय शिक्षा को ही क्या शिक्षा, उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं हमको, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, NCERT की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1961 में हुई थी, बी ऑप्शन। प्रश्न है, MHRD की स्थापना कब हुई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बताएं। MHRD 1985, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चले, ये सब क्वेश्चंस बढ़िया परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए हैं। प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया था 2009 में, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है, इनमें से उच्च शिक्षा की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। देखिए, उद्देश्यहीनता की समस्या ये है, ठीक, पाठ्यक्रम अनुपयुक्तता भी है और अनुशासन की समस्या भी इसमें है। 3 भाषा की समस्या ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी तीनों समस्याएं हैं, ये एक समस्या नहीं है, डी वाली। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन विश्वविद्यालय का स्वरूप है, बताएं। इनमें से कौन विश्वविद्यालय का स्वरूप है, देखें। आवासीय विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पर कैंपस होते हैं, और कैंपस में जैसे आवासीय विश्वविद्यालय में BHU आपका आवासीय विश्वविद्यालय है, GNU आवासीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आवासीय है, ठीक है। संबंधक या एफिलेटेड विश्वविद्यालय, एफिलेटिंग विश्वविद्यालय, ये भी एक प्रकार से विश्वविद्यालय ही होते हैं। एक होता है डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। इस तरीके से ये 3 विश्वविद्यालय की श्रेणी में ही आते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी विश्वविद्यालय के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न, NCERT की स्थापना कब हुई थी। NCERT की स्थापना आप सभी को पता होगा 1961 में हुई थी, कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। CBSE की स्थापना कब हुई थी, बताएं। CBSE बोर्ड आपने सुना होगा 1962 3 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नवोदय विद्यालय संबंधित, नवोदय विद्यालय आप सभी को पता होगा। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में बच्चे एडमिशन पाते हैं, फिर कक्षा 6 में अगर एडमिशन नहीं होता तो कक्षा 9 में डायरेक्ट एडमिशन फिर वो करते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड होता है। नवोदय विद्यालय किससे, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सॉरी। प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है भैया, प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदल करके क्या रखा गया, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फिर से नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में बदल करके जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया नई शिक्षा नीति के बाद।
HRD मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे? MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। देखिए अगर इन सभी प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप PDF प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं कस पर 91 61 93 60 62 पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। आप क्या SMS करेंगे? अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, जो जो आप पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ते हैं वो लिख दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, किस यूनिवर्सिटी से, कौन कौन सब्जेक्ट हैं। आप एक स्कैनर सेंड कीजिएगा, मतलब मैं करूँगा, और उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपको एक प्रकार से बहुत ही बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। मात्र 100 रुपये में आपके लिए एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स, आपका कोई भी विषय हो, सभी विषय की PDF नोट्स आपको, जितने भी UP के विश्वविद्यालय हैं, आप देखें, आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हैं, आप DDU से हैं, ठीक है, आप एक प्रकार से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, आप रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है। इसके अलावा बिहार के सभी विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय जितने भी हैं आपके, मुजफ्फर और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की वो, ठीक है, MSU, ठीक है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, MDSU यानी कि महाराजा सोहेल, मतलब कि महाराजा सोहेल देव यूनिवर्सिटी, MSDU, ठीक है, महाराजा सोहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपके और कई विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं, जैसे कि CCSU हो गया, CCSU हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका और विश्वविद्यालय आपका मैं क्या, हाँ, कानपुर विश्वविद्यालय जो हो गया आपका, CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, CSJMU, ठीक है। ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी की तैयारी आपकी एक प्रकार से होती है। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर JNCB बलिया विश्वविद्यालय, तो इन सभी के लिए एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एक प्रकार से ये जो कोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन सभी के लिए एक प्रकार से वैध है। इसके अलावा आप देखते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जो हैं कुछ विश्वविद्यालय के, इसके अलावा आपके जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय हैं उनके लिए, यानी जिस पर जहाँ जहाँ भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉलो हो रही है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में, उन सभी के लिए लेक्चर एक प्रकार से वैध है। और आपको बता दूँ कि इस नंबर पर SMS करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का आपको विषय, सभी विषय के आपको PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, यानी कि मेजर माइनर को करिकुलर सभी की तैयारी मात्र 100 रुपये में आपकी हो रही है। आपने सब्जेक्ट नाम और सब लिख करके भेज दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं ये सब कोई माध्यम ऑनलाइन भेजने वगैरह का, तो आप किसी दूसरे से या किसी साइबर कैफे से भी सेंड करवा सकते हैं। तो फटाफट से SMS करें 91 61 93 60 62 पर ज्वाइन हो जाएं ग्रुप में। आप सभी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से जैसे आपका DDU होगा, इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, तो इसके लिए आप ये लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और रामायलू में माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसके लिए एजुकेशन का लेवल बिल्कुल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर MSU और इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इनकी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगी, इसके लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालय के लिए लिखित पेपर होगा, लिखित का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, और एक आध दिन बाद या 3-4 दिन बाद में एक मॉडल पेपर आपका लिखित का भी मैं दे दूंगा, महासंग्राम वीडियो। तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती रहेगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रही, समझ रही हैं, तो आप SMS कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का आपको कोर्स एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो जाएं। बाद में मुझे मत कहिए गुरुजी आपने बताया नहीं, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चले, यहाँ पर आप देखिए जैसे कि सोशियोलॉजी का आप लोगों के लिए मैंने एक लेक्चर दिया था BA प्रथम सेमेस्टर में। अगर आप हैं 2025 में, तो आपका अगर मध्यकाल इतिहास है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, तो सभी के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर दिए जा रहे हैं, यानी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। और ये 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। इन 10 टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक ये जो हैं आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी वीडियो आपकी एजुकेशन की भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, मैं रणनीति के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सारी रणनीति आपको यहां पर मिल रही है। शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएं हो सके तो। क्योंकि आप कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे, मात्र 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये की आपकी किताब भी नहीं आती, कोई एक सब्जेक्ट की नहीं आती है। तो आपको सोचो कि 100 रुपये में इतनी प्रोवाइड अगर चीज़ें की जा रही मटेरियल। और हाँ,
जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होता है, जो आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना है, ठीक है, उसमें आपको पास होना अनिवार्य है और उसमें बहुत सारे बच्चे का बैक लग जाता है। तो उसमें बैक ना लगे इसके लिए एक प्रकार से ये इसी कोर्स में एक प्रकार से उन सभी की पीडीएफ यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन भी पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको लेकर के बिल्कुल टेंशन, लगभग आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, उसमें जो है मॉडल पेपर दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना होगा और उनको हल करके फिर वीडियो से क्वेश्चन मिलाने होंगे कि हमने कितना सही किया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेटर तरीके से कर दिया गया है और आपको बहुत अच्छे नंबर लाने, आपको टॉप करना है, तो आप फटाफट से एक प्रकार से कोर्स को ज्वाइन कर लें। एसएमएस कर दीजिए नंबर पर जो मैंने बताया वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी मतलब ये विश्वविद्यालय जो है ये ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए टॉपिक है, यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है BBI 10 टॉपिक्स, ऐसे ही मेजर माइनर दोनों के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे मध्यकालीन इतिहास का, इससे प्राचीन इतिहास का आएगा, एजुकेशन का आएगा, शिक्षा शास्त्र मतलब जो है सोशियोलॉजी का ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ऐसे ही और सब्जेक्ट के आपके आते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके चलिए भैया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट बेटा। चले ओके, मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई चलते हैं फिर, टेक केयर, आई लव यू, धन्यवाद।